हेलो स्टूडेंट्स, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे मैथ्स का उसका वीडियो तो मैंने बना दिया, पर अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है, पास में है, तो तुम लोगों को सिखा देता हूँ कि बोर्ड एग्जाम का पेपर सॉल्व कैसे करते हैं। तो तुम लोगों का जो नया वाला सिलेबस है उसी सिलेबस का एक पेपर हम लोगों ने उठाया है। हम लोग आज सॉल्व करेंगे अपने बोर्ड एग्जाम का मार्च 2022 में जो पेपर हुआ था, लॉकडाउन खत्म होने के बाद जो पहली बार पेपर हुआ था मार्च 2022 में तुम्हारे नए सिलेबस के साथ, वो वाला बोर्ड का पेपर आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे और तुम लोगों को सिखा दूंगा कि किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, कैसे उनको सॉल्व करना है, कैसे लिखना है, सारी बातें करेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है। सो जब तुम लोग बोर्ड का पेपर, अब देखो मुझे पता है तुम लोग लॉकडाउन के बच्चे हो, तुमने 10th स्टैंडर्ड में बोर्ड एग्जाम नहीं दिया है, तुम लोग डायरेक्टली 12th में आ रहे हो, तुम लोग को डायरेक्टली 12th में बोर्ड एग्जाम देना है। यू हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड कि बोर्ड एग्जाम कैसा होता है। तो उसके लिए मैं तुम लोगों को कुछ बातें बता दूं कि व्हेन यू गो टू द एग्जामिनेशन हॉल, जब आप लोग एग्जाम हॉल में जाते हो अपने, तो आपको बिठा के आपके हाथ में पेपर आएगा। जब आप लोग पेपर देखोगे, आपने बहुत सारे बोर्ड के पेपर देखे होंगे, ऑनलाइन अपलोडेड होता है, तो जब आप लोग जब बोर्ड का पेपर देखोगे ना, तो बोर्ड के पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं स्टार्ट होता है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले तुम लोगों को दिखेगा कि यार ऐसे बहुत सारे ना इंस्ट्रक्शंस लिख के दिए गए हैं। जब तुम लोग पेपर देखोगे तो तुम लोगों को दिखेगा सबसे पहले स्टार्टिंग में, क्वेश्चन बाद में आता है, पहले इंस्ट्रक्शन लिख के दिया होता है। अच्छा, ये इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना ज़रूरी है क्या? क्योंकि इतना लंबा चौड़ा इंस्ट्रक्शन है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का इंस्ट्रक्शन है। इतना लंबा चौड़ा इंस्ट्रक्शन पढ़ना ज़रूरी है क्या? क्योंकि सोचो, अब क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे, इतना इंस्ट्रक्शन, उतने टाइम में कोई क्वेश्चन देख लूँ, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ। तो देखो मैं तुम लोगों को बताता हूँ, टाइम बचाने के चक्कर में इंस्ट्रक्शन पढ़ना मत भूलना। ये इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई होती हैं जो हम लोगों को जाननी ज़रूरी पेपर सॉल्व करने से पहले। अभी मैं समझा दूंगा और बोर्ड एग्जाम में भी यही सेम आने वाला है। फिर भी एक बार वापस से जब इंस्ट्रक्शन आएगा तो उसको रीड कर लेना, क्योंकि ना हर साल ना एक दो इंस्ट्रक्शन क्या करता है, बोर्ड चेंज कर देते हैं। तो हो सकता है यही सेम इंस्ट्रक्शन सबके आ जाए। ये तो मैं तुम लोगों को समझा दूंगा क्या लिखा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इंस्ट्रक्शन वहाँ पे कुछ और हो, तो तुम लोग कॉन्फिडेंस में जाओ कि अरे नहीं, मैंने तो इंस्ट्रक्शन सब पढ़ रखा है, अब मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको इग्नोर कर दो। ऐसा नहीं, उसको एक बार रीड ज़रूर करना, कहीं कुछ और तो नहीं लिख के दिया है, कहीं कोई नया इंस्ट्रक्शन ऐड तो नहीं हुआ है, कहीं कोई पुराने इंस्ट्रक्शन चेंज तो नहीं हुआ है। पहले इस इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है हम लोगों को, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी बोलने का मतलब क्या है बच्चा, कि तुम लोगों को सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सारे क्वेश्चन सॉल्व करने मतलब क्या सर, जो ऑप्शन में उसको भी सॉल्व करें। जैसे कि अगर क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि सॉल्व एनी 2 आउट ऑफ 3, अगर ऐसे लिख के दिया है तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। तो क्या हम लोगों को पूरे के पूरे 3 सॉल्व करने पड़ेंगे एनी 2 की जगह पर? नहीं, ऐसा नहीं है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी का मतलब क्या हुआ कि अगर एनी 2 बोला ना, तो तुमको बच्चा 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तुमको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। समझ में आया? 3 का 3 नहीं सॉल्व करना है, जितना सॉल्व करने को बोला उतना करना है। और अगर वहाँ पे एनी वगैरह लिख के नहीं दिया, एनी 2 एनी 3 नहीं लिखा है, तब तुमको पूरा करना है, तो वहाँ पे सारे क्वेश्चन तुम्हारे लिए कंपलसरी है। समझ में आया? अगर एनी 2 एनी 3 लिखा है तो जितना लिखा है उतना ही सॉल्व करना, अगर नहीं लिखा हुआ है तो जितने क्वेश्चन है सबको सॉल्व कर दो। जैसे कि MCQ में सारे सॉल्व कर, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनमें सारे सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता इस बात को ज़्यादा एग्जैगरेट करने की जरूरत है अपने को। चलते अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अपना अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है? अपना नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि देयर आर 6 क्वेश्चंस, देयर आर 6 क्वेश्चंस डिवाइडेड इन 2 सेक्शंस। इस पूरे पेपर को जब तुम लोग देखोगे तो इस पूरे पेपर में टोटल मिला के 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन मतलब क्या, ऐसा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे 6 क्वेश्चन है। और वहाँ पे क्या लिखा है, डिवाइडेड इन 2 सेक्शंस। तुम लोग को पता है ये जो 3 क्वेश्चन है ना स्टार्टिंग के 1, 2, 3, ये सेक्शन 1 के हैं। ये किसके? सेक्शन 1 का। ये जो 4, 5, 6 है ये किसके क्वेश्चन है? ये सेक्शन 2 के हैं। सेक्शन 1 मतलब मैथ्स 1 का। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन 1 से बिलोंग करता है, यानी इसमें मैथ्स 1 के क्वेश्चन आते हैं। फिर सेक्शन 2 की अगर मैं बात करूँगा तो 4, 5, 6 में सेक्शन 2 यानी कि मैथ्स 2 के क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल मिला के 6 क्वेश्चन हैं, 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन 1, सेक्शन 2। इतना समझ में आ गया तुम लोगों को? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि राइट आंसर्स ऑफ सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 इन द सेम आंसर बुक। मतलब कि सेक्शन 1, सेक्शन 2 के जो आंसर है वो सेम आंसर बुक में लिखना है। आंसर बुक से उसका मतलब है तुम्हारी आंसर शीट, तुम्हारी आंसर शीट। अब देखो मैं बताता हूँ,
तुम लोग जब बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो तुम लोगों को हाथ में वो मिलेगा, क्या नाम है, आंसर शीट मिलेगी, जिसमें लोग आंसर लिखते हैं। तो तुमको टीचर ने ला के एक आंसर शीट पकड़ा दिया कि ले बच्चा आंसर लिख। तुम लोगों ने सॉल्व करना स्टार्ट किया, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, 2 सॉल्व किया, 3 सॉल्व किया, 3 क्वेश्चन हो गए, मतलब सेक्शन 1 खत्म, मैथ्स 1 खत्म। अब मैथ्स 2 पे जाना है, तुम लोग को सेक्शन 2 पे जाना है। तो तुम लोग टीचर को ऐसा नहीं बोलोगे मिस मेरा मैथ्स 1 हो गया, अब एक काम करो मैथ्स 2 के लिए एक नया आंसर शीट दे दो, ऐसा नहीं। मैथ्स 2 भी उसी आंसर शीट में तुमको कंटिन्यू करना है। देखो मैथ्स 1 मैथ्स 2 के लिए अलग अलग आंसर शीट्स नहीं आती हैं, एक ही आंसर शीट लेते उसी को कंटिन्यू लिखते हैं। जब वो आंसर शीट खत्म हो जाएगा तो सप्लीमेंट मांग लेना, पीछे सप्लीमेंट अटैच करने के लिए, लेकिन एक नया आंसर शीट नहीं मांग सकते हो। आंसर शीट ज़्यादा मोटी होती है, 20 पेज के राउंड की होती है, एक आंसर शीट 20 पेज की होती है, सप्लीमेंट 2-2 पेज का आता है। तो तुम लोग उस आंसर शीट में लिखोगे फिर 2-2 पेज का सप्लीमेंट लोगे। ऐसा मत सोचना 20 पेज की एक आंसर शीट मिली उसमें मैथ्स 1 लिखा, फिर मिस एक 20 पेज का और आंसर शीट दे दो मैं मैथ्स 2 लिख लेता हूँ। नहीं, मैथ्स 1 मैथ्स 2 शुड बी इन द सेम आंसर बुक, यानी कि सेम आंसर शीट में करना है। ठीक है, चलो ठीक है, अगले पे चलते हैं। यूज ऑफ लॉगरिथमिक टेबल्स इज अलाउड, यूज ऑफ कैलकुलेशन इज नॉट अलाउड। देखो मैं बोलूँ ये पॉइंट ना अपने किसी काम का ही नहीं है, ये पॉइंट अपने किसी काम का ही नहीं है। तुम लोगों को बस इतना ध्यान रखना है कि हम लोगों को लॉगरिथमिक टेबल यूज़ करना अलाउड है, पर हम लोग बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट हमें लॉग की जरूरत पड़ती ही नहीं, तो हम लोग लॉग का टेबल नहीं यूज़ करते हैं। यूज़ ऑफ कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड, कैलकुलेटर को यूज़ करना अलाउड नहीं है। मुझे एक बात बताओ, एग्जाम में कैलकुलेटर लेके बैठने कौन देगा? तो ये पॉइंट अगर नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम तो वैसे भी नहीं यूज़ कर पाने वाले हो। ठीक है, तो ठीक है, चलते अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है अपने को यहाँ पर, फॉर LPP। LPP जानते हो ना तुम लोगों के, मैथ्स 1 में मैथ्स 2 में, किसी मैं भूल गया किस में है, ठीक है तुम लोग समझ लो किस में भी होगा LPP, जिसमें तुम लोगों को ग्राफ वगैरह बनाने होते हैं मिनिमाइज मैक्सिमाइज के। तो LPP का जो ग्राफ होता है, तुम्हारी टीचर ने भी तुमको पढ़ाते टाइम बताया होगा कि LPP में जो ग्राफ होता है उसको ग्राफ पेपर पे नहीं ड्रॉ करना होता है। बचपन में 10th में क्या करते थे, ग्राफ जब बनाना होता तो ग्राफ पेपर मांगते थे, मिस ग्राफ पेपर दे दो। ग्रीन कलर का ग्राफ पेपर आता था, लाइंस बनी होती थी, फिर हम लोग ऐसे ऐसे करते थे, ग्राफ बनाते थे ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, हम लोगों को ग्राफ पेपर नहीं चाहिए, हम लोगों को एक रफ ग्राफ बनाना है। तो रफ ग्राफ हम लोग अपने मेन आंसर शीट पे ही बनाएंगे। जो 20 पेज की आंसर शीट मिली है ना, ऐसे ही लाइन उस पर ऐसे ही देखो लाइन्स बने होंगे, ऐसे लाइंस बने होंगे। तुम लोगों को इधर ही यहाँ पे अपना क्या करना है, ग्राफ ऐसे ऐसे करके जो भी तुम्हारी लाइन जा रही है ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है तुम्हारी, ड्रॉ कर दो। जो शेडेड रीजन है उसको इधर ही शेड कर दो। मतलब तुम लोगों को कोई ग्राफ पेपर नहीं मिलने वाला है, ग्राफ उसी पेपर में बनाना है ना, और रफ ग्राफ बनाना होता है। इतना कोई बहुत एकदम 1-1 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेके नहीं बनाना है, ठीक है। वहाँ पे ग्राफ पेपर की ज़रूरत अपने को नहीं है, ओनली रफ ग्राफ इज रिक्वायर्ड। तो वही लिखा हुआ है कि फॉर LPP ग्राफ पेपर इज नॉट नेसेसरी, ओनली रफ स्केच। क्या चाहिए, एक रफ ग्राफ चाहिए अपने को। समझ में आया? चलो ठीक है, अगला क्या दिया हुआ है, स्टार्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन ऑन न्यू पेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम लोगों ने बोर्ड एग्जाम कभी दिया नहीं है, मुझे नहीं पता तुम्हें किसी ने कभी बताया होगा या नहीं बताया होगा कि जब हम लोग बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं ना बच्चा, तो मान लो मैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहा हूँ। मैं क्या सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे देखो, ये मान लो ये मेरे बोर्ड का आंसर शीट है, ये फर्स्ट पेज है। मैंने यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन नंबर 1, मैंने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। मैंने यहाँ पे सॉल्व करते गया ये लाइन भर गई। फिर मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया, फिर आगे की कुछ लाइन्स भर गई। फिर मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया, आगे की कुछ लाइन्स भर गई, खत्म। अब क्या हो रहा है कि इतना पेज अभी मेरा बचा हुआ है और मेरा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। तो बच्चे क्या करते हैं, इधर ही क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे आंसर लिखना। दिस विल नॉट बी वैलिड इन बोर्ड एग्जाम, दिस विल नॉट बी वैलिड इन बोर्ड एग्जाम, ऐसा नहीं चलेगा। तुमने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा ना, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए ना, यहाँ पर मान लो इतना पेज बच गया ना, फिर भी तुमको इस पेज पे कुछ नहीं लिखना है। तुम लोगों को इस पेज पे कुछ भी नहीं लिखना है। तुमको पता है सिंपली करना क्या है, तुम लोगों को यहाँ पर एक ऐसी लाइन खींचनी है कि भाई मेरा यहाँ पे आंसर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। एक ऐसी लाइन खींचनी है, और लाइन खींचने के बाद ये जो बचा हुआ पार्ट है ना, इसको ऐसे क्रॉस कर देना, एक सिंगल क्रॉस। ऐसे एक लाइन खींचना और यहाँ पे क्या कर देना, एक सिंगल क्रॉस कर देना। समझ में आया? ठीक है, और कुछ भी नहीं करना। देखो ज़्यादा दिमाग मत लगाना, एक लाइन खींचना, एक सिंगल क्रॉस वहाँ पे क्या कर देना, बना देना, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको स्टार्ट करना ऑन अ न्यू पेज, इस पेज पे स्टार्ट करना, न्यू पेज पे। समझ में आया? अच्छा सुनो मेरी बात, एक और चीज़ मैं क्या बोल रहा हूँ, चलते अगले वाले अपने इंस्ट्रक्शन के ऊपर। अगला इंस्ट्रक्शन अपने को क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो दे रखा है, फॉर ईच मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस यानी MCQ, मल्टीपल चॉइस यानी किसकी बात कर रहे हो लोग, MCQs की बात कर रहे हैं। तो जो MCQ होंगे
उनका आंसर कैसे लिखना है वो बताया। देखो लिखा हुआ है कि जब आंसर लिखेंगे ना तो इस फॉर्मेट में लिखेंगे, ऐसे 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 ऐसे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो तुमको एक क्वेश्चन दे दिया, तुमको एक क्वेश्चन दे दिया है, ऐसा क्वेश्चन है एमसीक्यू में, हु एम आई, हु एम आई, ऐसा एक क्वेश्चन दे दिया ना, और वहाँ पे ऑप्शन है ए ब्रेव, बी हु एम नहीं हाउ एम आई, ऐसा क्वेश्चन है हाउ एम आई, ए ब्रेव, बी क्या दे दिया इंटेलिजेंट। मान लो दो ही ऑप्शन है, तुमको आंसर लिखना है, तो आंसर पता है कैसे लिखोगे? आंसर तुम मान लो आंसर ब्रेव, तुम ब्रेव हो, तुम हो ब्रेव, मुझे पता है, पर तुम लोग को अगर वहाँ पे आंसर लिखना है कि ए है आंसर, तो तुम लोग ऐसा लिखोगे ए ब्रेव। मतलब क्या कि तुम लोग आंसर लिखते टाइम आंसर ये जो है, जो पूरा वर्ड है वो भी लिखोगे, साथ में वो वर्ड कहाँ पे लगा हुआ है? ए में ना, तो तुम ए भी लिखोगे। तुमको ए भी लिखना पड़ेगा, ब्रेव भी लिखना पड़ेगा। अगर तुमने सिर्फ ऐसा ब्रेव लिखा, आंसर में तुमने सिर्फ ब्रेव लिखा, यू विल नॉट गेट मार्क्स। अगर तुमने सिर्फ ए लिख के छोड़ दिया, नॉट गेट मार्क्स। ये दोनों लिखोगे तो ही जाके तुमको मार्क्स मिलेगा। समझ में आया? ऑप्शन भी लिखना पड़ता है, साथ में आंसर भी लिखना पड़ता है, दोनों चीज़ें लिखनी कंपलसरी है। समझ में आया? तो आई होप कि तुम लोगों को ये जो डाउट था, मतलब डाउट नहीं था, जो भी चीज़ें थी यहाँ पर, जो यहाँ पे लिखी गई थी इंस्ट्रक्शन वगैरह, वो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट होगा तो मैसेज कर देना, मतलब कमेंट कर देना, देखेंगे। बाद में एक वीडियो बना देंगे Q&A का, उसमें सारे जितने भी डाउट्स होंगे उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है, लाइव आके। चलो चलते अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर। अब देखो मैंने इंस्ट्रक्शन तो बता दिया, अब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करते। तो जैसे ही तुम लोग क्वेश्चन पेपर अपना निकालोगे, इंस्ट्रक्शन खत्म हो गया, उसके जस्ट नीचे, थोड़ा सा नीचे तुमको क्या दिखेगा? तुमको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 1। तुमको क्या दिखेगा? मैं रेड मार्कर ले लेता हूँ, तुमको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी पता है 3 सेक्शंस है, ए, बी और सी। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हुआ, ये क्या है उसका ए, ये सारे क्वेश्चंस उसके ए के हैं, जहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, सारे MCQ से, देख रहे हो ABCD ऑप्शन से, सारे MCQ से। इसके बाद जब तुम लोग जाओगे ना, आगे बढ़ोगे ना, तो वहाँ पर आएगा ना क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 में ही बी आएगा। वहाँ पे क्या था? ए था, यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 में ही बी आ जाएगा। तो बी में भी देखो, बी में क्या है हम लोगों को? यहाँ पे देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स आ जाता है हम लोगों को। फिर उसके बाद जब तुम थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो तुम लोगों को मिलेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का ही सी, और सी में क्या दिया हुआ है हम लोगों को? फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स दिया, मतलब MCQ ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ही है, 1 का ए, 1 का बी और 1 का सी। समझ में आया? तो चलो ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा हम लोग ने बातें कर ली, इसको मिटा देते पूरा, हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया। तो क्वेश्चन लिख के दे दिया, सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर। वही MCQ से हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ A इज इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स बना के लिख दिया 2 3 A 6 इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, देन A इज इक्वल्स टू व्हाट? हम लोगों को बोला है कि ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है? सिंगुलर मैट्रिक्स। देन A की वैल्यू क्या आएगी? देखो A इज इक्वल्स टू डैश दे दिया, मतलब A की वैल्यू क्या आएगी? मैट्रिक्स दे दिया है, बता दिया सिंगुलर है, और पूछा क्या? A की वैल्यू क्या आएगी। ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पर देखो सॉल्व करना है ना हम लोगों को, मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख के रख लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या, एक मैट्रिक्स दिया A करके, एक मैट्रिक्स दिया A करके, क्या लिखा था उसके अंदर? मैट्रिक्स के अंदर क्या लिखा था? 2 3 A 6 लिखा हुआ था यहाँ पे, 2 3 A और 6, ये मैट्रिक्स दे दिया, ये पहली चीज़। और मुझे क्या बताया कि कौन सी मैट्रिक्स है? ये है सिंगुलर मैट्रिक्स, ये चीज़ मुझे एक चीज़ बता दी है वहाँ पे। और मुझे निकालने क्या बोला? मुझे निकालने बोला A की वैल्यू, कि A की वैल्यू क्या आएगी बताओ मुझे। वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन मैट्रिक्स का है, जिसने भी मैट्रिक्स पढ़ा होगा उन लोगों को ये बात पता होगी, अगर नहीं भी पता, तुमने नहीं भी पढ़ा फिर भी यहाँ पे देख लो। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका जब डिटर्मिनेंट निकाला जाता है, क्या मतलब मान लो मैट्रिक्स है A, तो मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है? A, तो जब मैं A का डिटर्मिनेंट यानी मॉड निकालूंगा तो आंसर कितना आ जाता है? 0। आंसर कितना आ जाता है? 0। उसको हम लोग बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या? मॉड ऑफ A इज इक्वल्स टू 0। जब उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकलता है, जैसे देखो 10th स्टैंडर्ड में करते थे, डिटर्मिनेंट निकालते थे, ये लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करो, फिर बीच में माइनस लेके राइट साइड को मल्टीप्लाई करो, 10th में भी था। तो जो डिटर्मिनेंट निकलता है उसकी वैल्यू क्या आ जाती है? 0। समझ में आया? चलो ठीक है, तो मुझे मैट्रिक्स दे दिए, मुझे बोला ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब कंफर्म इसका मॉड क्या होगा? 0 होगा। A की वैल्यू निकालनी है, तो मैं देखो मैं बोलता हूँ A दिया हुआ है, सिंगुलर मतलब मॉड ऑफ A 0 आएगा, मैं लिख देता हूँ। चलो मॉड ऑफ A इक्वल्स टू 0, मॉड ऑफ A इक्वल्स टू 0, ठीक है, लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या होगा? मॉड ऑफ A
मॉड तो ठीक है, ये जो ए लिखा है ए, मैं ए की जगह पर ए का पूरा मैट्रिक्स बना देता हूँ ना, तो मैट्रिक्स क्या है 2 3 a 6, 2 3 a 6, मैंने पूरा मैट्रिक्स बना दिया। मॉड ऑफ ए मतलब मॉड के अंदर ए के जितने भी वैल्यूज है सब आ जाएंगे, इज इक्वल्स टू क्या है 0, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स है। अच्छा उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, देयर फॉर, ये तुम लोगों को मॉड सॉल्व करने आता रहेगा। कैसे सॉल्व किया जाता है, पहले यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 12, फिर बीच में क्या आ जाता है माइनस, तुमने मॉड सॉल्व किया होगा 10 स्टैंडर्ड में भी था, फिर ये वाला जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a 3 में मल्टीप्लाई हुआ तो a इंटू 3 क्या हो जाएगा 3a, क्या हो जाएगा 3a इज इक्वल्स टू, आंसर में क्या है 0, खत्म। मुझे किसकी वैल्यू निकालने बोली है, a की वैल्यू निकालने बोली है, तो मैं क्या करूँगा पता है, मैं बहुत सिंपल सा काम करूँगा, ये जो -3a लिखा है मैं इसको भेज दूंगा उधर, ये वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा +3a, 12 इधर ही रहेगा, -3a वहाँ पे जाएगा क्या हो जाएगा +3a, माइनस हट जाएगा। लेकिन मुझे वैल्यू तो अभी भी a की चाहिए ना, तो मैं क्या करूँगा, देखो जिसकी वैल्यू चाहिए वो वहाँ पे अकेला होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ पे 3a, तकलीफ कौन दे रहा है, ये 3, मुझे सिर्फ a की वैल्यू चाहिए, तो 3 को इधर ले लो, तो 12, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू a, काटोगे इसका 3 4 ज़ा 12, तो a इज इक्वल्स टू क्या मिल गया मुझे 4, a इज इक्वल्स टू क्या मिल गया 4 मिल गया, समझ में आया। अब तुम लोग बोलोगे कि यार सर इतना सारा सॉल्व करना है वहाँ पर, देखो मैं यहाँ पे जाता, पहले ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं है। यहाँ पर देखो ऑप्शन में अपने को आंसर मिल गया है, आंसर इज डी यानी कि 4, आंसर क्या आ गया अपना डी यानी कि 4। तुम लोगों को दिख नहीं रहा होगा ना, कोई दूसरा मार्कर यूज़ कर लेते हैं, चलो ये वाला आंसर इज डी यानी कि 4 अपना आंसर है, समझ में आया। अब तुम लोग बोलोगे कि एग्जाम में कैसे लिखेंगे, एग्जाम में ऐसे लिखेंगे, एग्जाम में ऐसे लिखना है क्या, नहीं ऐसे तो नहीं लिखना है, तो कैसे लिखना है सर, अभी बताता हूँ ना। मैं क्या बोलते हैं, मैं क्या बोलता हूँ पहले सारे MCQs का आंसर निकाल लेते हैं, फिर सारा आंसर लिख के दिखाऊंगा कैसे लिखेंगे आंसर को, समझ में आया। ऐसे तो नहीं लिखेंगे, पूरा सॉल्व करके दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, कैसे लिखा जाता है अभी लिख लेंगे, पहले पूरा सॉल्व कर लेते हैं ना, ज़्यादा बेटर है, मज़ा आएगा। चलो ठीक है, इसको थोड़ा मैं स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि अपने को खाली स्पेस मिल जाए, और चलते अपने सेकंड MCQ की तरफ। अपना सेकंड MCQ देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर रहा इधर सेकंड MCQ, देखो क्या लिखा है, इंटीग्रेशन 1/√में x² - 9dx इज इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है इंटीग्रेशन 1/x² - 9 पूरा रूट के अंदर है इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आंसर क्या आएगा वो पूछ रहा है। तो देखो मैं बोलूँ, अगर तुम लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है ना, अगर तुमने इंटीग्रेशन पढ़ा, मैंने अभी भी इंपॉर्टेंट की वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि यार इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कन्फर्म आते ही आते, ये उसी एक्सरसाइज का, जो एक्सरसाइज मैंने पूरे इंटीग्रेशन में सिर्फ एक एक्सरसाइज तुमको सजेस्ट किया था, है ना, कौन सा 3.4 आई थिंक सो कुछ तो है वो, वही एक्सरसाइज का क्वेश्श्चन है ये भी। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन 1/√में x² - a², ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है लॉग मॉड में x प्लस √में x² - a² प्लस c, ऐसा इसका आंसर आता है। ये फॉर्मूला है कि अगर 1 है अपॉन में रूट है, यहाँ पर x² है और यहाँ पर किसी a यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो मैं क्या बोला, इधर देखूँ अगर मैं ध्यान से, तो यहाँ पर एक चीज़ तो साफ साफ दिख रही है यार मुझे कि 1/√, ऊपर 1 है, हाँ है, नीचे रूट चाहिए, रूट है, हाँ है, यहाँ पर x² है, x² भी है, तो यहाँ पर देखो 9 है, वहाँ पर a² लिखा है, a² मतलब किसी नंबर का स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पर 9 है, 9 है, 9 है, 9 है, 3 का स्क्वायर, तो मैं 9 को क्या लिख देता हूँ 3 का स्क्वायर dx। अब देखो ना, मैच करो ना, मैच करो, एकदम सिंपल, एकदम डिट्टो, जुड़वा। तो ठीक है, अगर ये उससे मैच हो रहा है मतलब इस पे उसका फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। आंसर क्या आएगा लॉग, तो मैं भी लिख देता हूँ लॉग, फिर मॉड में क्या लिखा हुआ है x, तो इधर भी क्या आ जाएगा x, प्लस √में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है x², तो यहाँ पर भी आ जाएगा x², माइनस यहाँ पे क्या लिखा है a² का मतलब क्या, यहाँ पे जो नंबर का स्क्वायर है वो, तो हम लोगों के इधर a नहीं, हमारे इधर 3 है, तो 3 का स्क्वायर, हम क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस c। और मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 3 का स्क्वायर करने के बाद आंसर क्या आता है 9 आता है ना, तो 3 का स्क्वायर करने की जगह डायरेक्टली वहाँ पे क्या लिख दो 9, तो ये क्या हो जाएगा अपना आंसर, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, लॉग मॉड में x प्लस √x² - 9 प्लस c, ये अपना आंसर है। तो चलो देखते हैं पीछे अपने को आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये रहा 1/3 तो अपना नहीं आया था, अपना 3 भी तो नहीं आया था, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा,
इधर आते हैं। देखो यहाँ पर बीच में माइनस दिया, यहाँ पर बीच में प्लस दिया, हम लोगों को पता है यहाँ पर प्लस होता है, तो ये अपना आंसर। देखो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9, समझ में आया। तो आर आंसर इज बी, हमारा आंसर क्या है, बी है, समझ में आया। चलो ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, ये रहा थर्ड क्वेश्चन। लिखा द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू द कर्व दिस, ये कर्व का इक्वेशन दिया है, एट 1,3 इज डैश। देखो ये मुझे दिया है कर्व यानी कर्व का एक इक्वेशन दे दिया है, 1,3 एक पॉइंट दी है, और पूछा क्या है, पूछा ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या पूछा हुआ है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ध्यान से सुनना, एक कर्व का इक्वेशन दिया, एक पॉइंट दी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछा हुआ है। मैं यहाँ पर आ जाऊँ, यहाँ पर आते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे लेके चलते। देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्या दिया अपने को देखो अपने को क्वेश्चन में थर्ड है ना, वो थर्ड में क्या क्या गिवन अपने को, गिवन क्या दिया अपने को, एक कर्व दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू कुछ तो दिया, भी लिख लेंगे। साथ में मुझे क्या बता दिया, एक पॉइंट दे दिया है ना, और निकालने क्या बोला, स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि m की वैल्यू। स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी m होता है, m से स्लोप दिखाते हैं हम लोग। अब यहाँ पर आते हैं, क्या दिया हुआ है कर्व का इक्वेशन, 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और हम लोगों को पॉइंट क्या दे रखा है, पॉइंट भी यहीं पर दे रखा है 1,3। तो मैं वहाँ पर लिख लेता हूँ, पॉइंट क्या आ जाएगा अपना 1,3, ये हमारा पॉइंट है। अब मुझे क्या करना है, स्लोप की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, ये हम लोगों को जो चैप्टर है ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसके फर्स्ट एक्सरसाइज में मैंने तुम लोगों को बताया था कि जो dy/dx होता है यानी y का डेरिवेटिव, वही अपना स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो यहाँ पर y दिया है, मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब मैंने तुम लोग को डेरिवेटिव कराया, जैसे डिफ्रेंशिएट करूंगा यहाँ पे y के साथ क्या आ जाएगा, d/dx, y के साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा, d/dx, किसके साथ, 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के साथ आ जाएगा, यहाँ पर आ गया। उसके बाद देखो क्या होगा, y का डेरिवेटिव हम लोग को पता है क्या होता है, dy/dx, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 3 तो कांस्टेंट और x स्क्वायर के साथ है, जब कांस्टेंट किसी के साथ हो तो उसका डेरिवेटिव नहीं लेते, तो 3 को एज इट इज लिख दूंगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाता है, 2x माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, है ना। तुमने डिफरेंशिएशन चैप्टर अगर पढ़ा है तो तुमको पता होगा एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 प्लस 1 एक कांस्टेंट है और अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है, 0। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा आंसर में, 0। समझ में आया, ये आ गया आंसर 0। तो बस इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, dy/dx इज इक्वल्स टू, ये 3 2 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 6x, और यहाँ पर क्या दिया, -1। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, -1। ये प्लस 0 का तो मतलब नहीं है, तो उसको मत लिखो, 6x माइनस 1, ये अपना आ गया आंसर, डेरिवेटिव। ये क्या आ गया, डेरिवेटिव। मैंने क्या बोला कि जो डेरिवेटिव है वही स्लोप है, dy/dx ये अपना क्या हो जाता है, m। तो ये dy/dx है, ये मेरे लिए m है, m इज इक्वल्स टू 6x माइनस 1, मिल गया मेरे को m। पर ये थोड़ी आंसर आएगा यार, आंसर तो नंबर आना चाहिए ना। तो नंबर हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो बहुत सिंपल, यहाँ पर x लिखा है, x, यहाँ पर देखो हम लोगों को एक पॉइंट दिया था, अपने को दिया था एक पॉइंट 1,3। ये जो 1 है ना, 1 स्टार्टिंग में, ये अपने x की वैल्यू है, ये 3 क्या है, y की वैल्यू। पॉइंट ऐसे होता है ना, पहला पॉइंट x होता है, फिर दूसरा क्या होता है, y होता है। तो मेरे को यहाँ पर x दिख रहा है, मुझे पता है x की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो मैं x की जगह पे 1 पुट कर देता हूँ। तो देयरफॉर m इज इक्वल टू 6, x की जगह पे 1 डाल दूंगा, 1 माइनस 1। तो देयरफॉर m इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा -1। तो m इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5। मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, 5 है। समझ में आया कुछ, चलो पीछे चेक करते हैं आंसर है भी या नहीं, कि हम लोगों ने ऐसे ही बस निकाल लिया। देखते हैं किधर गया थर्ड वाला, ये रहा, देखो 5 -5 -1/5 1/5, वी नो आंसर इज 5। आंसर क्या है, 5, यानी कि ए। एक का डी आ गया, एक का बी आ गया और एक का ए आ गया। इतना समझ में आ रहा है तुम लोगों को। चलो ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डेट इज आर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे और देखेंगे क्या दिया। देखो दिस इज द क्वेश्चन, क्या लिखा, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस आर रिस्पेक्टिवली डैश। मतलब ऑर्डर और डिग्री ही क्या किया हुआ है, पूछा हुआ है कि ऑर्डर और डिग्री क्या आएगी, किसकी ऑर्डर और डिग्री निकालनी है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखो मैंने तुम लोगों को अभी जस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सिखाया था कि ऑर्डर और डिग्री कैसे निकाला जाता है। वेरी सिंपल, ऑर्डर डिग्री निकालना बहुत आसान है। कुछ रूल्स मैंने बताए थे कि ऑर्डर क्या होता है, कितनी बार डेरिवेटिव लिया वो ऑर्डर है, और उसके पावर में क्या है, वो क्या है, हमारा डिग्री है ना। कितनी बार डेरिवेटिव लिया है वो ऑर्डर है, पावर में जो होता है वो क्या होता है, डिग्री। अगर तुम लोगों को नहीं याद है तो मैं एक बार एक छोटा सा रिकैप भी ले लेते हैं यहाँ पे।
ऑर्डर डिग्री का। ऑर्डर मतलब क्या, भी मैं बोलूँगा dy अपॉन में dx पावर में 3, इसका ऑर्डर बताओ, डिग्री बताओ। ऑर्डर मतलब कितनी बार डेरिवेटिव लिया है, तो dy अपॉन dx कितनी बार डेरिवेटिव लिया है, एक बार, तो उसका ऑर्डर कितना है 1। और डिग्री यानी जो पावर है, यानी कि 3 डिग्री है। अगर ऐसा दे दिया डी स्क्वायर एक्स अपॉन में dy स्क्वायर पावर में 9, तो ये मेरा 2 क्या है, ऑर्डर है, और बाहर 9 क्या डिग्री। हम लोगों को पता है ऑर्डर अंदर होता है, डिग्री बाहर होता है। ऑर्डर अंदर होता है, डिग्री किधर होता है, बाहर होता है। हम लोगों को पता है, हमने सीख रखा है, ठीक है। ठीक है, चलो ये तो अपने को समझ में आ गया। तो हम लोगों को ऑर्डर डिग्री किसका निकालना है, इसका। पर हम लोगों ने एक और चीज़ सीखी थी, मैंने तुम्हें एक और चीज़ बताई थी, क्या कि यार पावर में ना सिर्फ क्या होना चाहिए, होल नंबर। पावर में अपॉन नहीं चलेगा, पॉइंट नहीं चलेगा, माइनस नहीं चलेगा। यहाँ पर पावर में क्या दे रखा है, देख रहे हो, यहाँ पर पावर में दिया 2/3। क्या दिया हुआ है, 2/3, जो कि नहीं चलेगा। सिर्फ 2 रहता चल जाता, अपॉन 3 की गड़बड़ है, अपॉन 3 नहीं चलेगा। तो हम लोग करेंगे क्या, वेरी सिंपल। हम लोग ना ये अपॉन का 3 है ना, देखो अपॉन का 3 हटाना है तो तुमको इंटू 3 करना पड़ेगा। अपॉन के 3 को बोलते हैं क्यूब रूट। पावर में जब अपॉन 3 होता है तो क्यूब रूट बोलते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इंटू 3, यानी कि मैं क्यूब कर दूंगा। मैं क्या कर दूंगा, क्यूब। तो मैं दोनों साइड में क्यूब कर दूंगा। क्या कर दूंगा, क्यूब। तो क्यूब करने के बाद होगा क्या, मैं लिखूंगा क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर भी पावर में 3 आ जाएगा, यहाँ पर भी पावर में 3 आ जाएगा। ये तो 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ गया, और यहाँ पे क्या बचा 2, यहाँ पे क्या बचा 2। अब देखो, अब कोई गड़बड़ नहीं है हम लोगों को, सब अब अच्छे से दिख रहा है। अब आंसर लिखते हैं। ऑर्डर, यहाँ पे देखो तो डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है, एक बार, तो ऑर्डर 1 आ जाएगा। यहाँ पर डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है, 3 बार, तो ऑर्डर कितना आ जाएगा 3। मैंने कहा था ऑर्डर कभी भी सबसे ज़्यादा वाला लेते हैं। तो ये 3 मेरा ऑर्डर है। और डिग्री कहाँ से लिया जाता है, जहाँ से तुमने ऑर्डर लिया है उसी के ऊपर डिग्री होती है। तो 3 ऑर्डर है, और 3 के ऊपर ही क्या, 3 अपनी डिग्री है। समझ में आया कुछ। तो 3 ऑर्डर और 3 के ऊपर का वही 3 क्या हो जाएगा, डिग्री। तो दिस इज 3,3, ऑर्डर भी 3, डिग्री भी 3। तो 3,3 यानी कि सी अपना क्या है, आंसर है। सी क्या है, अपना आंसर है। समझ में आया। अच्छा, जिन लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है ना, देखो मेरे को पता है तुम में से कुछ लोगों को कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि तुमने वो चैप्टर किया ही नहीं है बच्चा। तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोगों ने नहीं किया तो नहीं किया है। तुम लोग अगर उस चैप्टर को ऑप्शन में डाल रहे हो, अच्छी बात है। बाकी के जो चैप्टर तुमने किए हैं, देखो बस गड़बड़ कब है मालूम है, तुमने कोई चैप्टर पढ़ा है, किया है, फिर भी मैं करवा रहा हूँ और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, उधर गड़बड़ है। तुम्हारे प्रिपरेशन में कुछ तो दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। और अगर मुझसे समझाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करके बता देना कि सर आप समझा नहीं पा रहे हो, है ना। लेकिन अगर तुमने चैप्टर किया है और मैं तुम्हें लगता है मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, फिर भी तुम्हें नहीं आ रहा है, तो प्रैक्टिस थोड़ा अच्छे से कर लेना। क्योंकि जो चैप्टर किया है उसके क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो मतलब नहीं रह जाएगा ना। चलो ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला वाला क्या दिया हुआ है, अगला क्या दिया है, ये है क्वेश्चन नंबर 5। दिया द एरिया ऑफ द रीजन, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। यहाँ पे कर्व दे दिया है y = x²। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया x = 0, x = 3 एंड x एक्सेस इज डैश, ऐसे दे रखा है। मुझे सीधे सीधे एरिया निकालने बोला है, किसका, एरिया अंडर दिस कर्व y = x²। किसका निकालने बोला है, एरिया अंडर कर्व y = x²। ये एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल चैप्टर है ना अपना, जिसमें सिर्फ एक एक्सरसाइज है, ये उसका क्वेश्चन है। देखो क्या क्या दे दिया अपने को, जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। अपने को दिया है, अपने को दे रखा है y = x², ये इक्वेशन है। और अपने को कुछ x की वैल्यू दे दी है, x = दो वैल्यूज़ दे रखी है अपने को। y = x² इक्वेशन, x = 0, x = 3, 0 और 3, ये क्वेश्चन दे दिया। एरिया निकालने बोला, एरिया अंडर कर्व निकालने बोला। तो मैं बताऊँ, तुम लोग अगर उस चैप्टर को पढ़ोगे ना, तुम लोग को मिलेगा एरिया अंडर कर्व का एक फॉर्मूला है। एरिया अंडर कर्व का एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला मालूम है, इंटीग्रेशन नीचे x1 ऊपर x2 y dx, ये फॉर्मूला है एरिया अंडर कर्व का। जब अगर तुमने पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा, नहीं तो अगर तुम लोग पढ़ोगे आगे चल के तो तुमको पता चलेगा। तो ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, इंटीग्रेशन नीचे x1 लिखा ऊपर x2 लिखा है। x1 x2 मतलब क्या, x की वैल्यूज, x की दो वैल्यू होगी, एक x1 एक x2। नीचे हमेशा कौन सी वैल्यू होती है, छोटी, ऊपर कौन सी वैल्यू होती है, बड़ी। तो x की दो वैल्यू 0 और 3, तो नीचे कौन सा आ जाएगा 0, ऊपर कौन सा आ जाएगा 3, छोटा और बड़ा, लोअर लिमिट अपर लिमिट। फिर यहाँ पे क्या लिखा y, तो यहाँ पर क्या लिखा y की वैल्यू क्या दे दी, y = x²। तो y की जगह पे लिखेंगे ना x², x² dx, खत्म। अच्छा देखो, x² का इंटीग्रेशन करना है, हम लोग को पता है x के पावर में n जब होता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, पावर में भी एक ऐड हो जाता है और वही नंबर नीचे आ जाता है। तो पावर में 2 है, 2 + 1 पावर में कितना आ जाएगा 3, अपॉन में भी कितना आ जाएगा 3,
खत्म। इंटीग्रेशन ऐसे ही होता है एक्शन का। फिर हम लोग देखो ये डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, नीचे 0 ऊपर 3, यहाँ पे लिमिट लगी गई है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे, लिमिट लगा देंगे, नीचे 0 ऊपर 3। तो चलो सॉल्व करते हैं। अच्छा लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट पहले पुट करूँगा, पहले 3 पुट कर दूंगा, तो हो जाएगा 3 का क्यूब अपॉन में 3, माइनस लोअर लिमिट तो 0 का क्यूब अपॉन में 3, ऐसे आ जाएगा। अच्छा मुझे बता 3 का क्यूब कितना होता है 27 अपॉन में 3, माइनस 0 एनीथिंग लगा दो और 0 आ जाएगा। इन दोनों को काटोगे 3 9 से 27, आंसर आ जाएगा 9। आंसर कितना आ जाएगा 9। तो चलो देखते हैं आंसर में 9 दिया है क्या। फिफ्थ वाला कर रहे थे, देखो पहला वाला ही दे रखा है, वेरी गुड, स्टार्टिंग में मिल गया अपने को 9 स्क्वायर यूनिट्स इज आवर आंसर, ये अपना आंसर है, खत्म हो गया। अगला वाला देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन दिया है -5 से लेके +5, अंदर कुछ तो लिख दिया है, इक्वल टू में आंसर लिखना है। देखो मैं तुम लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, अगर तुम लोगों ने डिफाइनाइट इंटीग्रेशन पढ़ा है, मैंने तुम लोगों को बोला था डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का सेकंड एक्सरसाइज बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेना, मैंने अभी इंपॉर्टेंट वाली इसमें बताया था, उसी में से क्वेश्चन है, सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दे दिया है, हाँ ना, मैं यहाँ पे क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, तुम लोग को दिख नहीं रहा होगा ना ज़्यादा, चलो ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन को, रेड मार्कर ले लिया ना मैंने, हाँ ठीक। इंटीग्रेशन नीचे लिखा -5, ऊपर लिखा +5, x के पावर में 7, अपॉन में भी कुछ चीज़ें हैं, अपॉन में क्या है, अपॉन में x के पावर में 4 + 10 dx, x के पावर में 4 + 10 dx। तुम लोग को पता है, तुम लोग अगर वो पढ़ोगे ना सेकंड एक्सरसाइज जो मैंने बोला था इंपॉर्टेंट वाले में, तो तुमको ना वहाँ पे पता चलेगा कि अगर लिमिट कभी ऐसे रहती है कि नीचे भी वही नंबर है ऊपर भी वही नंबर है, बस नीचे वाले में माइनस है ऊपर वाले में क्या है प्लस है, सेम नंबर नीचे भी वही है ऊपर भी वही है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो वहाँ पे पता होता क्या है, वहाँ पे अगर यहाँ पर x के पावर में कोई ऑड नंबर हो, यहाँ पे देखो x के पावर में क्या है 7, मतलब पूरा फंक्शन ऑड फंक्शन है, मतलब पूरा फंक्शन क्या हो गया ऑड फंक्शन, x के पावर में 7 है, 7 तो ऑड नंबर है, तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा ऑड फंक्शन। और ऐसे लिमिट में ऑड फंक्शन अगर आता है तो उसका सिंपल आंसर क्या हो जाता है 0। ये सेकंड वाला एक्सरसाइज में है डिफाइनाइट इंटीग्रेशन की, जो मैंने इंपॉर्टेंट वाले में बताया था। यहाँ पर क्या है, लिमिट देखो, लिमिट दोनों सेम होती है, एक बार प्लस एक बार माइनस, जो ये होगा फंक्शन होगा उसमें पावर में तुमको ऑड नंबर दिखाई देगा, मतलब वो ऑड फंक्शन हो गया, तो आंसर सीधे क्या आ जाता है 0। अब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि ठीक है 10 दिया है 5 दिया है, ये देखो ये रहा 0, यही अपना क्या है आंसर, यही अपना क्या है आंसर, मिल गया हम लोगों को। तो देखो 1 2 3 4 5 6 MCQ दिए थे, हम लोगों ने सबके आंसर निकाल लिए। अब इसको लिखेंगे कैसे, अब यहाँ पर हम लोग देखो इतना सारा सॉल्व कर लिया है, इतना सारा उन्होंने सॉल्व करके रख लिया है, लेकिन मैं क्या बोल रहा, इतना सारा लिखोगे तुम लोग पेपर में MCQ के लिए, नहीं इतना सारा नहीं लिखा जाता। अब देखो पेपर में क्या लिखना है, पेपर में बहुत सिंपल सी चीज़ है, इन सबको किधर सॉल्व करना है, रफ में, यहाँ इन सबको कहाँ सॉल्व करना, रफ में, पेपर में सब करके मत दिखाना, पेपर में सिर्फ आंसर लिखना, पीछे एक पेज लिख देना, उस पर लिख देना ऊपर रफ वर्क, और उसको पेंसिल से सारा रफ कर लेना। यहाँ पर पेपर में कैसे लिखेंगे हम लोग, ऐसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 डाला, फिर उसका कौन सा A डाला मैंने अंदर, मैंने सिर्फ यहाँ पे लिख दिया है, पूरी लाइन छोड़ दिया, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने वहाँ पे नीचे लिखा फर्स्ट, फिर मैंने वहाँ पे नीचे क्या लिखा फर्स्ट। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पे देखो फर्स्ट जो, तो फर्स्ट में क्या लिखे उसने, ऐसे I लिख के दिया है फर्स्ट के लिए, ऐसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखो उसने क्या लिखा, फर्स्ट को I लिखा है, सेकंड को ऐसे डबल I लिखा है, थर्ड के लिए ऐसे ट्रिपल I लिखा है, कुछ बच्चे क्या करते हैं उसको ऐसा लिखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, बोर्ड का रूल है, अगर क्वेश्चन रोमन नंबर में दिया है तो तुम्हें रोमन ही यूज़ करना है। ये जो होता है ना I डबल I ट्रिपल I, ये रोमन नंबरिंग होती है, उसने रोमन नंबरिंग दिया है, तुमको भी रोमन ही लिखना है। तुम लोग अगर ऐसा लिखोगे ना मार्क्स नहीं मिलेगा तुम लोगों को, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि कोई भी एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा, पर जो एग्जामिनर ऐसा होता है ना जिसको पता होता है कि नहीं रोमन दिया तो रोमन ही चाहिए, वो लोग सीधे काट के आगे बढ़ जाते हैं। वो लोग बोलेंगे ऐसा क्वेश्चन तो था ही नहीं, ऐसे क्वेश्चन थे, तुमने इसका आंसर कहाँ से लिख दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वहाँ पर रोमन नंबरिंग का यूज़ करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे डालेंगे क्या I, हम लोग यहाँ पे क्या डालेंगे I यानी फर्स्ट। अच्छा फर्स्ट का आंसर क्या आया था अपना, पीछे देखो फर्स्ट वाले में आंसर आया था अपना D यानी कि 4। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखे, D लिखे या 4 लिखे, बताया था ना अभी भी, हम लोग लिखेंगे D4, दोनों लिखा जाएगा, ऑप्शन भी आंसर भी, दोनों में से एक भी गायब हो गया मार्क्स खत्म। फिर यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा सेकंड, है ना। अच्छा सेकंड का क्या दिया है अपने को, सेकंड का आंसर देख लो, सेकंड का आंसर इज B log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस C। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा B log मॉड में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9
एक्स स्क्वायर माइनस 9 है यहाँ पर प्लस सी, समझ में आया। और ऐसे ही करते करते तुम लोग बाकी के 4 का भी आंसर लिख दो। अच्छा हाँ, और कुछ बच्चों को डाउट होता है कि यार एमसीक्यू में सर क्वेश्चन भी लिखना है क्या? नहीं, एमसीक्यू में अपने को क्वेश्चन नहीं लिखना है। अगर तुम लोग यहाँ पर आओगे इंस्ट्रक्शन वाले पेज पे तो तुम लोगों को यहाँ पर दिखेगा जो लास्ट वाला दिया हुआ था, लास्ट वाला इंस्ट्रक्शन दिया था, वहाँ पे क्या लिखा था, फॉर ईच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जितने भी एमसीक्यूज हैं उनके जो आंसर्स हैं वो इस फॉर्मेट में लिखने हैं। वहाँ पर कहीं पर भी अपने को ऐसा नहीं बोला गया है कि क्वेश्चन लिखना है। अपने को क्वेश्चन मैथ्स के लिए नहीं लिखना पड़ता है, ऑप्शन और उसके बाजू में क्या आ जाएगा, अपना आंसर। समझ में आया? तो चलो ठीक है, ये तो अपना एमसीक्यू खत्म हो गया, एमसीक्यू तो अपना हो गया। और आंसर ऐसे लिख देना, मैं सारा लिखते बैठूंगा, टाइम लगेगा, तुम लोग खुद से भी लिख सकते हो ना सारा। अब चलते हैं अपने 1B के ऊपर, 1A खत्म। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के बी सेक्शन के ऊपर, जो कि क्या है, ट्रू और फॉल्स, जो कि क्या है, ट्रू और फॉल्स। अब ट्रू और फॉल्स कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखो। तो देखो अब चलते हैं ट्रू और फॉल्स के ऊपर। क्वेश्चन एक एक देखते हैं, एक एक सॉल्व करना चालू करते हैं। इस बार अपने को नीचे स्पेस मिल गया है ना, तो पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ आंसर कैसे लिखेंगे। मैथ्स में यही तो चीज़ है यार, डायरेक्टली आंसर नहीं लिख सकते, सॉल्व करना पड़ेगा। और ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करके दिखाना नहीं होता है, सिर्फ आंसर लिखना होता है। ठीक है, देखते हैं क्या दिया क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ़ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। क्या लिखा हुआ है, इफ़ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ब्ला ब्ला ब्ला, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल ऑफ a, b। ऐसा अपने को क्या दे दिया क्वेश्चन। हम लोगों को बताना है, तुम लोगों ने अगर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा होगा तो वहाँ पे तो रहता है, हम लोगों ने पढ़ा था एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो उसको क्या बोला जाता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, इंक्रीजिंग फंक्शन। हम लोगों ने पढ़ा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर, अगर ये एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो उसको क्या बोला जाता है, डिक्रीजिंग फंक्शन। ग्रेटर देन 0 रहा, 0 से बड़ा रहा तो इंक्रीजिंग, 0 से छोटा रहा तो डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर क्या दिया है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 दिया है, और फंक्शन क्या बता दिया है वहाँ पर, डिक्रीजिंग। क्या बताया है, डिक्रीजिंग। अब अच्छा अभी हम लोग ने, मैंने क्या बोला, ग्रेटर देन 0 रहा तो इंक्रीजिंग होता है, लेस देन 0 रहा तो डिक्रीजिंग होता है, 0 से बड़ा तो बड़ा इंक्रीज, छोटा तो छोटा डिक्रीज। यहाँ पे 0 से बड़ा दे के डिक्रीजिंग बता दिया। सही लिखा है क्या, गलत लिखा हुआ है ना, ये इसका ऐसे दे दिया तो गलत हो गया ना, मतलब वो क्या है, फॉल्स है। पहले का आंसर क्या है, फॉल्स है। लिखेंगे अभी, अभी बाजू में एफ लिख के रख लेते हैं, ठीक है। बाकी का देखते हैं। बाकी का देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है कि इफ़, ऐसा एक इंटीग्रेशन दे दिया, देखो इंटीग्रेशन 4e की पावर में x माइनस 25 अपॉन में भी दे दिया है 2e की पावर में x माइनस 5 dx इक्वल्स टू में क्या लिखते हैं, ax माइनस 3 लॉग ax माइनस 3 लॉग मॉड में 2ex माइनस 5 प्लस c। ऐसा एक पूरा स्टेटमेंट लिख के दे दिया मुझे। और फिर बोला क्या है, वेर c इज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ब्ला ब्ला ब्ला, देन a इज इक्वल्स टू 5, a की वैल्यू 5 है। तो हम लोगों ने देखो, जब हम लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, इंटीग्रेशन में फर्स्ट एक्सरसाइज ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस थे, सेकंड वाला सब्स्टिट्यूशन मेथड था, जो थर्ड एक्सरसाइज था वो ऐसे ई वाले क्वेश्चंस थे। जो थर्ड एक्सरसाइज आता है इंटीग्रेशन का, उसमें ई वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो ऐसे जो ई वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, जिनमें ऊपर भी ई एक्स है नीचे भी ई एक्स है, ऊपर भी ई एक्स नीचे भी ई एक्स, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते थे। फॉर्मूला क्या होता था, न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरीवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अगर तुम लोग को याद नहीं हो तो ऐसे ही फॉर्मूला होता था, न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरीवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ये फॉर्मूला हुआ करता था उस टाइम पर जब हम लोग सॉल्व करते थे इंटीग्रेशन, जब उन्होंने सॉल्व किया था। तो इस फॉर्मूले में सब कुछ पुटअप करके देखते हैं जरा ना। न्यूमरेटर मतलब क्या है, जो ऊपर वाला पार्ट है ये 4e के पावर में x माइनस 25, ठीक है डन। फिर यहाँ पे a लिखा है, तुम लोग को पता होगा a और b कॉन्स्टेंट्स है, ये a और b क्या है, कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू हम लोगों को निकालनी पड़ती है। तो a में लिख देता हूँ, डिनोमिनेटर मतलब 2ex माइनस 5, जो नीचे वाला फ्रैक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर। तो प्लस यहाँ पर b दिया है b, फिर लिखा है डेरिवेटिव, तो मैं भी लिखता हूँ डेरिवेटिव, फिर लिखा है डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला 2ex माइनस 5, तो मैं लिख देता हूँ 2ex माइनस 5। खत्म हो गया यहाँ पर। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या कर सकते हैं, अगर तुम लोगों को याद होगा तो हम लोग इसको एज इट इज़ लिख देते थे, 4ex माइनस 25 को एज इट इज़ लिखा जाता था। यहाँ पर क्या करते थे, a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो a यहाँ पर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2a, देखो a पहले इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 2 और ex तो पहले से a बीच में घुस गया, तो 2a ex, फिर यहाँ पे a गया, इस 5 से भी मल्टीप्लाई हो तो बीच में माइनस था, a इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5a, फिर यहाँ पे लिखा प्लस b, तो b को एज इट इज़ रहने देते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालना है, इतने पार्ट का डेरिवेटिव निकालना है। तो इतने पार्ट का डेरिवेटिव बताओ क्या आ जाएगा,
2 कांस्टेंट है और ये x के साथ है, जब कांस्टेंट किसके साथ हो तो एज इट इज लिखा जाता है, तो 2 को 2 ही लिखेंगे। फिर ये x का डेरिवेटिव x ही होता है, -5 कांस्टेंट अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो -5 तो गायब ही हो जाएगा, बचा ये। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2bex, 2 बचा, b बचा और ex बचा, खत्म। अब हम लोग क्या करेंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ, -25 क्या करते थे हम लोग, इसमें से हम लोग देखते थे किसके पास ex है, कॉमन ले लो। यहाँ पर ex है, यहाँ पर ex है, उन दोनों को क्या ले लो, कॉमन। यहाँ पे ex है और यहाँ पर भी क्या है, ex है, उन दोनों को कॉमन ले लो। तो यहाँ से ex कॉमन चला गया, ex चला गया, क्या बचा 2a। यहाँ से भी ex चला गया, +2b, क्या बचा +2b, और साइड में कौन बच गया, -5a। और ये करने के बाद हम लोग क्या करते थे, कंपेयरिंग, क्या करते थे, कंपेयरिंग करने के बाद देखो क्या होगा, यहाँ पर ex के साथ क्या लगा हुआ है, 4, और यहाँ पर ex के साथ क्या लगा हुआ है, ये पूरा, तो 2a + 2b, वहाँ पे ex के साथ है 4, यहाँ पे ex के साथ है, दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल। ऐसे होता था कंपेयरिंग। यहाँ पर बिना ex का कौन है, -25, यहाँ पर बिना x का कौन है, ये बिना ex वाला -5a, ये दोनों भी क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। अच्छा अगर मैं यहाँ पे देखो तो माइनस माइनस कटेगा, 25 = 5/a आया, सॉरी 25 = 5a आया। मुझे एक ही वैल्यू चाहिए ना, जो 5 वहाँ पे मल्टीप्लाई उसको इधर ले लो, तो वहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे आके 25 के नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड = a, ये कटेगा, आंसर कितना आ जाएगा, 5 = a। मतलब a की वैल्यू क्या आने वाली है, 5 आने वाली है। क्वेश्चन में अपने को क्या दिया था कि भैया ये है क्वेश्चन, तो a की वैल्यू क्या 5 आएगी, हाँ सर 5 आएगी, मतलब कि इसका आंसर क्या आ गया, ट्रू। इसका आंसर क्या आ गया, ट्रू। समझ में आया कुछ मैंने क्या बोला। देखो ये जो है, ये मेथड, ये इंटीग्रेशन में सिखाया बच्चा, मैंने इंटीग्रेशन की वीडियोस बनाए हैं, उसमें सारा मेथड सिखाया है, बहुत अच्छे से सिखाने की कोशिश की थी मैंने, ठीक है। तो तुम लोगों ने अगर तुम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो तो जाओ वो वाला वीडियो एक बार देख लो अच्छे से, है ना, उसमें तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम लोगों ने क्या किया, ठीक है। ये भी तो मुझे, अगर तुम लोग पढ़ चुके तो तुम लोगों को ये भी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे, चलते हैं, देखो चलते हैं थर्ड के ऊपर, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड पे चलते हैं। क्या लिखा है, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज -x। बोला है कि ये जो इक्वेशन दिया, ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, और क्या आंसर आपका -x आ रहा है। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, -x आएगा तो ट्रू रहेगा, नहीं आएगा तो फॉल्स हो जाएगा, सिंपल है। पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो चैप्टर है ना, उसमें एक एक्सरसाइज में इंटीग्रेटिंग फैक्टर करके एक टॉपिक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं यहाँ पे मैं बता देता हूँ तुम लोगों को, लेकिन हाँ जब तुम लोग उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन करोगे तो भी इस चीज़ को तुमने पढ़ा होगा, अगर तुमने पढ़ा है तो देखो क्या लिखा है, dy/dx + y/x = x³। ऐसे मुझे क्वेश्चन दे दिया, ऐसे मेरे को क्या दे दिया है, क्वेश्चन दे दिया है। तुम लोगों को पता है हम लोग ना सबसे पहले ना इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए उसको कंपेयर करते हैं एक दूसरे इक्वेशन के साथ। वो इक्वेशन मालूम है क्या है, dy/dx + py = q। किससे कंपेयर करते हैं हम लोग, dy/dx + py = q। तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो देखो यहाँ पे dy/dx है, इधर भी dy/dx है, यहाँ पर y है, इधर भी y है। अच्छा अगर मैं इस y को छोड़ दूँ तो ये जो बचा है यहाँ पर वो p है, यहाँ पर y को छोड़ने के बाद क्या बच रहा है, नीचे x, ऊपर कुछ नहीं बच रहा है, ऊपर कुछ नहीं, यानी क्या बच रहा है 1, यानी कि 1/x, p मतलब 1/x। तो यहाँ से p की वैल्यू निकल गई हम लोगों की, क्या आ गई 1/x। ऐसे ही q मतलब ये x³ है, पर अपने को q की वैल्यू से मतलब नहीं है। यहाँ पर देखो y के बाजू में p है, y के बाजू में 1/x है, तो p की वैल्यू 1/x, इससे अपने को काम है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता है कैसे निकलता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलता है बाय अ फॉर्मूला e के पावर में आता है इंटीग्रेशन p और dx। क्या आ जाता है, इंटीग्रेशन p और dx। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे e इंटीग्रेशन p मतलब अपने को क्या दे दिया 1/x, तो मैं लिखूंगा 1/x, dx आ जाएगा अपना। अच्छा तुम लोग सोचो e 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, तो यहाँ पर पावर में क्या आ जाएगा log x। तुम लोगों को पता होगा जब डिफरेंशिएशन पढ़ाया था तो भी बताया था कि e यानी एक्सपोनेंशियल, log यानी लॉगरिथम, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट फंक्शंस होते हैं। ये दोनों कभी भी साथ में आएंगे तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। तो यहाँ पर e और log एक दूसरे में कट जाएगा और आंसर सिर्फ क्या बच जाएगा, x। आंसर सिर्फ क्या बच जाएगा, x। और यहाँ पे आंसर क्या दे दिया है, -x दिया है, वहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो यहाँ पे सही दिया है क्या, नहीं सही दिया है, तो सिंपल है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स।
इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। खत्म। तो तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया अपना। अब लिखेंगे कैसे, इसको कैसे लिखेंगे, वेरी सिंपल। हम लोग पहले क्वेश्चन डाल देंगे, हम लोग डाल देंगे क्वेश्चन नंबर 1 का बी। अच्छा ना, कुछ बच्चों की ऐसी आदत होती है ना, वो लोग ऐसे लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का ए सॉल्व किया, फिर सॉल्व करते 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 फिर जब बी आएगा तो लिखेंगे बी, फिर करते 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 जब सी आएगा तो लिखेंगे सी, है ना। ये चीज़ गलत नहीं है, पर मैं बता दूँ ये चीज़ तुम्हें फंसा सकती है, बहुत गंदा फंसा सकती है। तुम जब भी ए बी सी लिखो तो उसके साथ उसका क्वेश्चन नंबर मेंशन जरूर करना। तुमने क्वेश्चन नंबर 1 ए सॉल्व किया ना, तो जब 1 बी करोगे ना तो वापस से लिखना क्वेश्चन नंबर 1 का बी कर रहा हूँ मैं। जब सी करना तो लिख देना क्वेश्चन नंबर 1 का सी कर रहा हूँ मैं। एग्जामिनर को इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, एग्जामिनर को अगर कन्वीनियंस होगी तो तुम्हें मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी, चलो लिखते हैं। क्या यहाँ पे रोमन नंबर याद है, फर्स्ट रोमन नंबर, रोमन नंबर में 2, रोमन नंबर में 3, ठीक है, लिख दिया मैंने। फर्स्ट का आंसर क्या आया है, फॉल्स आया है, एफ। तो यहाँ पे सिर्फ एफ लिखेंगे या नहीं, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पूरा फॉल्स। सेकंड क्या है टी, तो हम लोग क्या लिखेंगे पूरा ट्रू। थर्ड का भी अपना क्या है, फॉल्स है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, फॉल्स। फॉल्स ट्रू फॉल्स, समझ में आया, आसान एकदम, ऐसे ही लिखना है। क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स में भी नहीं लिखना होता है, ना एमसीक्यू में क्वेश्चन लिखना है अपने को, ना ट्रू और फॉल्स में क्वेश्चन लिखना है। ये 1 भी खत्म हो गया। अब चलते हैं 1C की तरफ, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1C की तरफ। यहाँ पर नहीं है क्वेश्चन नंबर 1C, अपना इधर है। चलो यहाँ पर आ जाओ, और 1C क्या है अपना, फिल इन द ब्लैंक्स। देखो यहाँ पे ब्लैंक 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 दे रखा है, उसको बस फिलअप करना है हम लोगों को। तो चलो देखते हैं कैसे फिलअप करेंगे। जैसे पहले वाले में क्या दे रहे हैं, पहले वाले में बोले इफ़ P और Q इज़ ट्रू, इफ़ P और Q इज़ ट्रू, देखो ऐसा लिखा है, P और Q इज़ ट्रू, देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ निगेशन P, तो बताओ निगेशन P एंड निगेशन Q क्या होगा, एंड निगेशन Q क्या होगा। इसका ट्रूथ वैल्यू दिया है, इसका निकालने बोला है। अरे बहुत सिंपल है यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम लोग खुद सोचो। इसकी ट्रूथ वैल्यू निकालनी है ना, इसकी। यहाँ पे P और Q का दिया है, अगर मैं ये जो गिवन है इसमें दोनों साइड निगेशन ले लूँ, क्या ले लूँ मैं, निगेशन, तो यहाँ पर आ जाएगा निगेशन किसके साथ, P और Q के साथ। वहाँ पर आ जाएगा निगेशन किसके साथ, ट्रू के साथ, है ना। यहाँ पे P और Q के बाहर निगेशन आ गया, यहाँ पे ट्रू के बाहर निगेशन आ गया। वो निगेशन ऑफ ट्रू, निगेशन का मतलब उल्टा होता है, लॉजिक पढ़ाया था तब बताया था। निगेशन ट्रू का मतलब क्या होता है, फॉल्स। यहाँ पे क्या होगा, जो निगेशन मैंने बताया था, निगेशन के रूल्स होते हैं, जब निगेशन हो, बाहर निगेशन हो और अंदर और हो, ये और पे जाके अटैक करेगा, वो और क्या बन जाएगा, एंड। ये निगेशन P के साथ भी चला जाएगा और Q के साथ भी चला जाएगा, तो निगेशन P और निगेशन एंड निगेशन Q क्या आ जाएगा, F। निगेशन P एंड निगेशन Q, इसी की तो वैल्यू पूछी थी, मिल गया F, यहाँ पे लिख दिया मैंने, फॉल्स, खत्म, है ना। ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना था। और ऊपर से मैं तुम लोग को एक बात बोलूँ यार, बहुत कॉमन सेंस है। यहाँ पर P और Q दे दिया ट्रू, है ना, यहाँ पे वही सेम चीज़ें पर निगेशन के साथ है, तो ऑफ कोर्स ही बात है, अगर ये ट्रू आ रहा है तो उनके निगेशन वालों का आंसर फॉल्स ही आने वाला है, खत्म। अच्छा यहाँ पे आंसर लिखेंगे क्या, फॉल्स लिखेंगे कि F लिखेंगे, तो यार ना ट्रूथ वैल्यू लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, ट्रूथ वैल्यू। तो ट्रूथ वैल्यू में तुम लोग कुछ भी लिख सकते हो, ट्रू फॉल्स भी लिख सकते हो, TF भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। चलो ठीक है, इधर आ जाते हैं, अगला क्या दिया हुआ है। लेकिन हाँ, मैं अगर रिकमेंड करना चाहूँगा, मैं बोलूँगा ट्रूथ वैल्यू के लिए क्या, अगर ट्रू लिखना है तो ट्रू मत लिखो, कैपिटल T लिखो। अगर फॉल्स लिखना है तो कैपिटल F लिखो, पूरा ट्रू या फॉल्स नहीं लिखने का, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब देखो अगला क्या दिखा हुआ है हम लोगों को, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन टू अस, एक इंटीग्रेशन दे दिया है, x अपॉन में ब्रैकेट में x प्लस 2 ब्रैकेट में x प्लस 3dx इज इक्वल्स टू प्लस इंटीग्रेशन 3 अपॉन में x प्लस 3dx। यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, ये अपना ब्लैंक साइड है, इसको अपने को सॉल्व करना है। तो अगर तुम लोगों को दिख रहा होगा इंटीग्रेशन में, ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, नीचे ब्रैकेट बने हुए हैं ना, तो ये कौन सा क्वेश्चन है, पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। तो पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, हम लोग लिखते हैं लेट, ये पूरा क्वेश्चन ले लेते हैं, x अपॉन में x प्लस 2 ब्रैकेट में x प्लस 3, ऐसे क्वेश्चन ले लेते हैं ना। और फिर यहाँ पर क्या कंसीडर करते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एक बार a के अपॉन में पहला वाला ब्रैकेट यानी x प्लस 2, फिर क्या लिखते हैं b के अपॉन में दूसरा वाला ब्रैकेट यानी कि x प्लस 3, a के अपॉन में पहला ब्रैकेट x प्लस 2, b के अपॉन में दूसरा ब्रैकेट यानी x प्लस 3, लिख दिया मैंने दोनों। फिर हम लोग क्या करते हैं, इनको सॉल्व करके a b की वैल्यू निकालते हैं। तो चलो निकालते हैं वैल्यू, कैसे निकालेंगे, ये पूरा डिनोमिनेटर उधर भेज दिया जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, डिनोमिनेटर यानी कि x, a डिनोमिनेटर इधर जाएगा, वहाँ पे पहले से था a अपॉन एक्स प्लस 2, ये आके उसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ गया, x प्लस 2 भी आ गया और x प्लस 3 भी आ गया,
प्लस ये पूरा पहले से था b अपॉन एक्स प्लस 3 और ये पूरा डिनोमिनेटर वहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई में एक्स प्लस 2 और साथ में एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3 कट जाएगा, एक्स प्लस 2 कट जाएगा, है ना। तुम लोग बोलोगे अरे ये एक था वहाँ पे जाके दो बार क्यों मल्टीप्लाई हुआ, जब जाएगा तो भाई इससे दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, इतनी पार्शियलिटी थोड़ी ऐसे करेंगे बी से नहीं करेंगे। तो चलो ठीक, बचा क्या, अरे बचा क्या, यहाँ पर बचा एक्स, यहाँ पर बचा ए के बाजू में ये ब्रैकेट बच गया एक्स प्लस 3 प्लस बी के बाजू में ब्रैकेट बच गया एक्स प्लस 2, वेरी सिंपल। अब आता है मेन अपना काम, ए और बी की वैल्यू निकालना। तो हम लोगों ने सीखा है, मैंने तुम्हें सिखाया था, है ना, अगर तुमने चैप्टर पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं से तुमने ये चीज़ सीखी होगी कि हम लोगों को अगर पार्शियल फ्रैक्शन में ए और बी की वैल्यू निकालनी होती है तो मेथड क्या होता है कि अगर ए की वैल्यू चाहिए तो बी को 0 बना दो, अगर बी की वैल्यू चाहिए तो ए को 0 बना दो, ए की वैल्यू चाहिए तो बी को 0 बना दो, बी की वैल्यू चाहिए तो ए को 0 बना दो। तो अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, यहाँ पर मुझे साफ साफ दिख रहा है भाई बी की वैल्यू दे दी है, देखो ये बी अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 3, मतलब ये बी की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू नहीं पता है ना, तो ए की वैल्यू हम यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। अच्छा ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टू फाइंड ए, क्या फाइंड करना हम लोगों को, ए, पुट एक्स इज इक्वल्स टू, हम लोग क्या करेंगे, ए की वैल्यू चाहिए, बी को 0 बनाना है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एक्स, क्या लिखा है एक्स, और यहाँ पर लिखा है प्लस 2, यहाँ पर लिखा है एक्स और यहाँ पर लिखा है प्लस 2, ऐसे लिख के दे दिया मुझे। मैं एक्स की जगह पर ऐसा क्या डाल दूँ कि ये पूरा जो टर्म है 0 बन जाए, प्लस 2 लिखा है, एक्स की जगह अगर -2 डाल दूँ तो -2 प्लस 2 कट जाएगा, 0 बन जाएगा, वो पूरा 0 हो गया, बी उनके साथ वो भी 0 हो जाएगा, मतलब मुझे समझ में आया एक्स की जगह पे क्या डालना पड़ेगा, -2, तो यहाँ पे लिख देता हूँ पुट एक्स इज इक्वल्स टू -2। तो देखो सॉल्व करते, देयरफॉर एक्स की जगह पे क्या डाल दिया, -2, ए ब्रैकेट में एक्स की जगह पे क्या डाला, -2 प्लस 3 प्लस बी, यहाँ पे x की जगह पे मैं क्या पुट कर चुका हूँ, -2 प्लस 2, ये दोनों कटेंगे, पूरा टर्म 0 हो जाएगा, b वाला गायब हो जाएगा, -2 इक्वल टू ए, ये -2 प्लस 3 कितना होता है, 1 हो जाता है, और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है अपने को, b वाला टर्म पूरा गायब ही हो गया, 0 हो चुका है, तो मिल गया a इक्वल्स टू -2, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, तो यहाँ पर आंसर में क्या आएगा, a अपॉन एक्स प्लस 2, तो a की वैल्यू क्या है, -2 अपॉन में x प्लस 2 dx, ये अपना क्या आ जाएगा आंसर, -2 अपॉन एक्स प्लस 2, ठीक है। तो हम लोग ऊपर चलते हैं, हम लोग यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ तुमको, ये लिखा है, ये सेम ऐसे इंटीग्रेशन -2 अपॉन एक्स प्लस 2 dx, ये क्या अपना आंसर है, सिंपल एकदम। फिर आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस सी का होल क्यूब, ये इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विच, हम लोगों को क्या करना है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल के लिखना है। यहाँ पर ये हम लोगों को इक्वेशन दी है, इसका क्या निकालना है हम लोगों को, डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे क्या करना है, लिखना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर तुमने पढ़ा हो तो तुमको पता हो, अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल सी चीज़ है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया, एक्स प्लस सी का होल क्यूब, ऐसा मुझे यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया है। अब मुझे सिंपल करना क्या है, मुझे इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। पता है डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर ढूंढना पड़ता है कि कांस्टेंट किधर है, क्या ढूंढना पड़ता है कि कांस्टेंट किधर है। इस पूरे में ना मुझे कांस्टेंट जैसी एक ही चीज़ दिख रही है, ये सी, क्या दिख रहा है अपने को, ये सी, ये कांस्टेंट। अब फिर कुछ भी करके ना उस कांस्टेंट को हटाना पड़ता है, डेरिवेटिव लेके उस कांस्टेंट को क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है ना। और कितना कांस्टेंट है यहाँ पर, सिर्फ एक कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव सिर्फ एक ही बार लेंगे, एक बार अपने को डेरिवेटिव लेना है, और जो सी है कांस्टेंट है, ये वहाँ से हट जाना चाहिए, ये वहाँ से हट जाना चाहिए। तो कैसे करेंगे, देखो अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दूँ, मान लो मैंने कर दिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेन रूल लग जाएगा, पहले पावर का फॉर्मूला 3 नीचे आ जाएगा, एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। लेकिन सी हटा क्या, नहीं सी तो फिर भी नहीं हटा, अपने को सी को हटाना है, डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं चलता है। तो हम लोग पता है करेंगे क्या, हम लोगों की दिक्कत है ये पावर का 3, हम लोग पहले कुछ कोशिश करके उस पावर के 3 को हटाने की कोशिश करेंगे। पावर में 3 यानी क्यूब, अब क्यूब को हटाने का एक ही तरीका है, क्यूब रूट, तो मैं लिख देता हूँ टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स में, दोनों साइड क्यूब रूट ले लूँगा। क्यूब रूट का मतलब होता है पावर में अपॉन 3, तो यहाँ पर पावर में 2 था तो 2/3, यहाँ पे पावर में 3 था तो 3/3 कट जाएगा, मतलब पावर बचेगी नहीं, वहाँ पे कुछ 1 बच जाएगा। तो y पावर में 2 था, अपॉन में 3 आ गया, यहाँ पे तो 3 कट गया,
बचा सिर्फ x प्लस सी। क्या बचा सिर्फ x प्लस सी। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, देखो पावर नीचे आ जाएगा, 2/3 पावर नीचे आ जाता है। अब पावर में एक कम यानी 2/3 -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 - 3/3 यानी कि -1/3। तो मैं लिख देता हूँ पावर में -1/3। और यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने डिफरेंशिएट किसके साथ किया, x के साथ। अब फॉर्मूला किस पे लगा रहे, y पे, तो साथ में क्या लिखना पड़ेगा, dy/dx इज इक्वल्स टू x का डेरिवेटिव क्या आता है 1, तो यहाँ पे लिख दूँ 1 प्लस c का डेरिवेटिव हो जाता है 0। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन, c हट गया, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते, थोड़ा सा अच्छा सिंप्लीफाई कर देते। जैसे देखो ये 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में 3, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, इधर से हट जाएगा, है ना, खत्म। ये जो y के पावर में -1/3 जब उधर जाएगा तो y के पावर में +1/3 हो जाएगा, तो इसको भी हटा देते हैं, y के पावर में 1/3 तो हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू 1 3 3/2 y के पावर में 1/3। ये अपना डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैं आंसर में लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या आएगा dy/dx इज इक्वल्स टू 3/2 y के पावर में 1/3। समझ में आया, इसका भी आंसर आ गया। अब इसका आंसर लिखना कैसे है बोर्ड में, सेम ऐसे ही लिखना है, इस बार क्वेश्चन के साथ। जब फिल इन द ब्लैंक्स लिखा जाता है तो तुम्हें क्वेश्चन भी लिखना चाहिए, वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। और अच्छी चीज़ नहीं, तुमको लिखना पड़ेगा। एमसीक्यू में क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आंसर का ऑप्शन और आंसर। जब तुम लोग ट्रू और फॉल्स करोगे तो सिर्फ ट्रू है कि फॉल्स है बता दो, लेकिन जब तुम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करोगे ना तो पूरा क्वेश्चन लिखना फिर आंसर लिखना। सिर्फ सिर्फ आंसर लिखोगे तो नहीं चलेगा। समझ में आया। अच्छा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी है, तो इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस को कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो जो आगे के क्वेश्चन है हम लोग अगली वीडियो में स्टार्ट कर देंगे। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।